हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। दोस्तों आज हम फिर से बात करते हैं। जो अभी नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा कुछ अपलोड नहीं हुआ था, क्वेश्चन नंबर 22 तक बीएसटीसी का पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 22 तक तो अपलोड हो गया, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से आगे वाली क्लास अपलोड नहीं हो पाई थी। तो मैंने दोबारा इसको रिकॉर्ड करके दोबारा डाला, तो उसको भी पूरी क्लास को देखना है तुम्हें। तो देखो, अब आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 23 से। एक बात मैंने आपको पहले ही बताई है कि दोस्तों, अगर आप निरंतर रूप से पेपर देते रहोगे और इनके सॉल्यूशन भी देख लोगे ना, तो आप अपने पेपर में निश्चित रूप से अच्छा स्कोर करोगे। अरे अगर तुम इनका सॉल्यूशन भी ढंग से देख लोगे ना, तो अच्छे नंबर लेके आओगे। ठीक है ना। तो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। 22 तक तो लास्ट वाली वीडियो में देख लिया था हमने, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है एस बी का इकलौता पुत्र है। अरे एस किसका पुत्र है? बी का इकलौता पुत्र है। बी और आर विवाहित है। विवाहित का मतलब इस प्रकार से सिंबल लगाना है, बी और आर क्या है? विवाहित है। ठीक है। फिर इसमें कहा गया है एम आर की पुत्री है। आर की पुत्री कौन है? एम है। अब देखो, ये विवाहित है तो आपस में ये पुत्र पुत्री इस प्रकार से होंगे। अब ये कहा गया है आर ए का दादा है। आर ए का क्या है? दादा है। तो मुझे बताओ, यहाँ पर ये दादा है, या अपन इस प्रकार से लगाएं कि अगर ये दोनों विवाहित हैं, ये दोनों क्या हैं? जिस पर मैं पॉजिटिव सिंबल लगा रहा हूं मतलब वो पुरुष है, जिस पर नेगेटिव लगाया है वो समझ लेना माइनस है, मतलब स्त्री है। अब देखो इसमें क्या कहा है, आर ओ, आर ए का पुत्र है। तो दोस्तों मुझे बताओ, यदि दोनों ये विवाहित हैं और एस बी का पुत्र है, तो ये आर का भी पुत्र होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? पुत्र है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव सिंबल आएगा। फिर यहाँ देखो इसमें कहा है आर ए का पुत्र है, ओ आर ए का दादा है। ए का दादा है तो दोस्तों ये फिर एस का पुत्र होगा। देखो, आर का पुत्र कौन है? एस, और एस का पुत्र कौन है? ए, तभी तो इसका दादा होगा ये। ए का तभी तो दादा होगा ना। ये कौन सा है? दादा वाला, ये पुत्र है। दादा है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मतलब ये पति है ये पत्नी है। एस इसका पुत्र है। अब ए का दादा आर है, तो दोस्तों यहाँ पर मुझे बताइए ए किसका पुत्र होगा? डेफिनेटली एस का पुत्र या पुत्री होगा। इसमें ए के लिए कोई चीज नहीं दी है, तो या तो ये पुत्र होगा या क्या होगी? ये पुत्री होगी। मतलब पुरुष और स्त्री कोई भी हो सकता है, या लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है। अब ये कहा गया हमें बताइए एस ए से, अरे जिससे पूछा जाए ना उससे एरो लगा दिया करो। एस ए से पूछा है ना, तो ए की साइड से मैंने एरो लगा दिया। इसका मतलब ये है ए एस को क्या बुलाएगा? ए एस को क्या बुलाएगा? अरे ये क्या बुलाएंगे? इसके पिताजी तो हैं, एस ए का पिता ही तो है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। तो 23 में ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या गया है? मोहन एक कक्षा में प्रारंभ से 21वें स्थान पर है। अरे प्रारंभ से 21वें स्थान पर कौन है? मोहन है। ठीक है। इसके बाद आगे कहा गया तथा सोहन अंत से 16वें स्थान पर है। सोहन अंत से कौन से स्थान पर है? 16वें पर। ये कौन है? सोहन है। यदि ये दोनों आपस में अपने स्थान परिवर्तित कर ले तो, अब स्थान परिवर्तित कर ले तो मतलब सोहन तो आ जाएगा मोहन की जगह और मोहन चला जाएगा सोहन की जगह। ठीक है। परिवर्तित कर ले तो मोहन प्रारंभ से, अब देखो ये इनकी नई स्थिति में मोहन प्रारंभ से कौन से नंबर पर आ गया? मोहन बैठा तो यही है ना, लेकिन मोहन प्रारंभ से 27वें स्थान पर आ जाता है। मोहन प्रारंभ से 27वें पर आ गया। अब देखो मोहन की स्थिति बताओ, अंत से तो सोहन की जगह पर आगे बैठाने, तो मोहन प्रारंभ से तो 27वां है, लेकिन दोस्तों अंत से सोहन वाली सिचुएशन पे आएगा, मतलब अंत से कौन सा है? 16वां है। अब देखो एक पंक्ति में निकाल ले तुम्हें, तो एक पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या बराबर क्या होती है? या तो अपन करें प्रारंभ प्लस अंत माइनस 1, या प्लस दायां प्लस बायां माइनस 1, इस प्रकार से निकालते ना। तो यहाँ पर कुल बराबर क्या होगा? प्रारंभ से 27 और अंत से 16 और माइनस 1। माइनस 1 क्यों कर रहे हैं? देखो 27 में भी मोहन को काउंट कर लिया और 16 में भी मोहन को काउंट कर लिया, तो मोहन को 2 बार काउंट कर लिया, तो 1 बार घटाना है। तो ये कितना निकला? 27 और 16 हो गए 43। 43 में से 1 घटाया तो दोस्तों कितना निकला? 42। तो यहाँ पर कुल छात्र कितने हैं? 42। तो 24 में ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, 42। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है दिल्ली के लिए एक बस प्रत्येक 30 मिनट में या हर 30 मिनट में रवाना होती है। ठीक है। पूछताछ अधिकारी ने एक यात्री को बताया कि दिल्ली के लिए अभी बस 10 मिनट पहले छूटी है। आगामी बस, अब यहां पकड़ो इसको, आगामी जो बस है, आगामी बस कब आएगी? 9:25 पर आएगी। अब देखो प्रत्येक 30 मिनट में बस छूटी है, तो मतलब इससे पहले वाली बस इससे 30 मिनट पहले छूटी होगी
मतलब पहले वाली बस कब छूटी, पहले वाली बस कब छूटी दोस्तों, यहाँ पर 30 मिनट पहले, मतलब 8:55 पर छुट्टी होगी। अरे 8:55 पर छुट्टी होगी ना पहले वाली। अब पूछताछ अधिकारी से जब उसने पूछा तो उसने बताया कि 10 मिनट पहले ही छुट्टी है, मतलब ये कहीं ना कहीं इस बस से 10 मिनट बाद पहुंचा है। बस तो 8:55 पर छुट्टी है लेकिन 10 मिनट बाद पहुंचा है, तो ये दोस्तों ये कब पहुंचा, 9:55 पर। या अधिकारी ने इसको कब बताया, ये चीजें कब बताई, 9:55 पर। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। यात्री को कब सूचना दी गई, यात्री को 9:05 पर सूचना दी गई। ठीक है, 25 में आगे समझ में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें। 26 में कहा गया यदि महीने का 10वां दिन शनिवार है, मतलब 10 तारीख को क्या है, शनिवार है, तो हमसे ये पूछा है तो बताइए 27 तारीख को क्या होगा। एकदम इजी क्वेश्चन है। अब देखो 10 से 27 के बीच में कितने दिन का डिफरेंस है, 17 दिन का डिफरेंस है ना। कितने दिन का डिफरेंस है दोस्तों, 17 दिन का। या तो तुम ऐसा करो 17 दिन आगे चलो और ऐसे शनिवार रविवार गिनते जाओ, या फिर अपन क्या करें 17 दिन के सप्ताह बना लो। कितने सप्ताह बने, अरे 2 तो सप्ताह बनेंगे और 3 दिन बनेंगे। 7 दूना 14 और 3 17, 2 तो सप्ताह और 3 दिन। अब देखो सप्ताह पर जैसे अपन 10 के बाद 7 दिन मतलब 17 तारीख, 17 के बाद 7 दिन मतलब 24 तारीख, तो 2 सप्ताह में तो सेम बार रहा। इसके बाद 3 दिन आगे चलो, शनिवार से 3 दिन आगे, शनिवार से 1 दिन आगे, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो दोस्तों 27 तारीख को कौन सा वार निकलेगा, मंगलवार। ये कौन सा ऑप्शन है, मंगलवार किसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो 26 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे ना 4 क्वेश्चन समझ में। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7। जिस भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, जिससे मैं उसका एक शॉर्ट वीडियो बना के इसमें डाल दूंगा। एक भी सिंगल चीज अगर आपको समझ में नहीं आई तो उसका कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर कर देना, जिससे क्या मुझे पता चल जाए कहाँ दिक्कत आई है। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 27 में दोस्तों कहा है 16 सेंटीमीटर भुजा के बड़े घन को काटकर 2-2 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन बनाए जाते हैं। जब एक बड़ा वाला या आयतन के हिसाब से करते हैं तो एक बड़े आयतन में, जैसे देखो दोस्तों यदि हम एक 20 लीटर की बाल्टी ली, एक 20 लीटर की बाल्टी ली और ये कहा जाए कि इसमें 2-2 लीटर के डब्बे से पानी डालना है, 2-2 लीटर के डब्बे से पानी डालना है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले आयतन में इस आयतन का भाग देंगे तो संख्या निकल जाएगी। तो मतलब संख्या कितनी होगी, तो 20 में बड़े आयतन में छोटे आयतन का भाग दिया, तो दोस्तों कितने डब्बे डालने होंगे, यहाँ पर हमें 10 डब्बे डालने होंगे ना। तो सेम इसी प्रकार का है यहाँ पर, मतलब जब हमें बड़े आयतन में छोटे आयतन का भाग देते हैं तो उस छोटे आयतन की संख्या निकल जाती है कि कितनी क्वांटिटी हम इसमें डालेंगे। अब देखो समझो इसको, इसमें कहा गया है कि बड़े वाले आयतन उसकी बड़े घन की भुजा कितनी है, 16 है। तो अपन कैसे निकालेंगे, बड़े का आयतन, बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन। ठीक है, छोटे का आयतन, इससे क्या चीज निकलेगी, संख्या निकलेगी ना। अरे छोटे घनों की संख्या निकलेगी। अब मुझे बताओ बड़े का आयतन, ध्यान में रखना आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर होता है दोस्तों भुजा का क्यूब। घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। अब देखो यहाँ पर बड़े घन की भुजा कितनी है, 16 है। 16 का क्यूब कर लो या 16 को 3 बार लिख लो। क्यूब का मतलब ही तो ये है कि किसी भी संख्या को 3 बार लिखना। ऐसे छोटे घन का आयतन 2 को 3 बार लिखो, इससे क्या निकलेगी, संख्या निकलेगी। अब देखो 2 से 8 बार कट गया, ये 2 से फिर 8 बार कट गया, ये 2 से 8 बार, 8 को 3 बार करो, 8 को 3 बार गुना करोगे तो 8 का क्यूब मतलब 512 है। तो दोस्तों यहाँ पर संख्या कितनी निकली, 512 है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की। ये क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा सा इजीएस्ट क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और घड़ी बनाकर भी इसको कर सकते हैं। ये कहा गया है दोनों सुइयों के बीच, पहले तो समय क्या हो रहा है, 2 से 3 बजे के बीच का हो रहा है, 2 से 3 बजे के बीच हो रहा है, और कोण कितना दे रखा है, 160 डिग्री। तो दोस्तों हमने दोनों सुइयों के बीच कोण निकालने का सूत्र पढ़ा है। कोण बराबर क्या होता है, 11 गुना मिनट माइनस 60 गुना हावर्स बटे 2। अब देखो यहाँ पर मिनट पता नहीं है तो मिनट को तो अपन को निकालना है, और हावर्स की जगह 2 रख देना, 2 बज गए ना, हावर्स की जगह 2 रख देना, और कोण कितना है 160 डिग्री, तो कोण की जगह 160 रख देना। तो यहाँ से आपकी मिनट निकल जाएंगी, 40 मिनट निकलेंगी। तो समय क्या निकलेगा, 2:40 मिनट, 2:40 मिनट। तो ऑप्शन नंबर
डी सही है। यहाँ पर कौन सा सही है 28वें में? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की। देखो क्वेश्चन नंबर 29 में ये फिगर दे रखी है। इस फिगर में आपको उनकी ट्रायंगल की काउंटिंग करनी है, कितने ट्रायंगल होंगे या कितने त्रिभुज होंगे। तो देखो ये वाली फिगर है ना, इधर देखना एक बार मैं आपको समझाता हूँ। ये एक सममित आकृति है। यदि प्रश्न में आपको ऐसी कोई सममित आकृति दिख जाए तो उसमें अगर ट्रायंगलों की काउंटिंग करवाए तो दोस्तों किस प्रकार से हम काउंटिंग करेंगे, एक बार में समझ लेना। यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बार बार समझने की कोई जरूरत नहीं। एक बार इस प्रकार से समझ लेंगे अपन कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। यही वाली शेप है ना, इस शेप में बताना है कि कितने त्रिभुज होंगे। तो अपन को क्या करना है, केवल आधार रेखाएं गिन लेना। कितनी है? 1 2 3 और 4। कितनी आधार रेखाएं? 4 है। तो 4 तक की गिनती लिख लो आराम से, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, पहली संख्या को सेम और इसमें दूसरी संख्या को जोड़कर लिखना। फिर आगे भी यही काम करना है, फिर आगे भी यही काम करना है, ठीक है। इस प्रकार से निकला। अब देखो दोस्तों इनका योग करना है, तो इनका योग 10 और 6 16 19 और 1 20। अब देखो ये तो 20 आया। फिर क्या करना है, नीचे से एक को छोड़कर एक को सर्किल कर देना। ऐसे एक को छोड़कर एक को सर्किल। अब जो सर्किल क्या है ना, उनको और जोड़ देना। तो सर्किल वाले काउंटिंग नंबर कितने आए? 7। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल कितने त्रिभुज निकले? 27 त्रिभुज इस वाली शेप में निकलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है ना। आगे ना समझ में। इसके बाद बात करें हम क्वेश्चन नंबर 30 31 और 32 की। ये सिटिंग अरेंजमेंट का एक अच्छा क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। ये जो मैं अभी सममित आकृति वाला बताया, इसमें आप चाहे 4 ले लो, चाहे 5 ले लो, आधार रेखाएं 6 हो 7 हो, कितनी भी हो, सेम यही पैटर्न आगे तक चलाना। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या गया, 8 व्यक्ति एक वृत्तीय टेबल पर बैठे हैं। तो पहले तो एक वृत्तीय टेबल बना लो। इस पर 8 व्यक्तियों को बैठाना है, तो 8 व्यक्ति बैठा लिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 व्यक्ति बैठ गए। अब देखो इसमें जैसे जैसे कहा जा रहा है उसको ऐसे ऐसे डील करते जाओ। ध्यान में रख लेना, अगर हम इस प्रकार से चल रहे हैं, इनके मुंह के धरे केंद्र की ओर, अगर इनके मुंह केंद्र की ओर है, मतलब मैं ऐसे मान के चलूं, तो दोस्तों इसका इधर कौन सा हिस्सा होगा? बायां। यदि हम इस प्रकार से चलें घड़ी की दिशा में तो कैसे चल रहे हैं? हम बाएं चल रहे हैं, ठीक है। और यदि घड़ी के विपरीत दिशा में, मतलब ऐसे चल रहे हैं, तो कैसे चल रहे हैं? दाएं। ये वाली चीजें समझ में आ गई ना आपको, तो प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे जैसे प्रश्न में कहा जाए उसको ऐसे ऐसे करते जाओ। इसमें कहा है बी ए के दाएं तीसरा है। अब देखो दायां इस प्रकार से होगा। अब बी ए के दाएं, तो ए को आप कहीं बैठा लो, जिससे पहले तुलना स्टार्ट की जाए उस व्यक्ति को आप कहीं बैठा लेना। बी ए के दाएं, पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ पर कौन है? बी है, ठीक है। इसके बाद कहा गया है जो सी के दाएं तीसरा है। अब देखो जो जिसका जिसकी ये बाद वाले के लिए आते हैं, तो जो मतलब ए किसके दाएं तीसरा है? सी के। देखो सी के दाएं तीसरा है, तो ए के बाएं तीसरा कौन होगा? सी। पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा। अब देखो सी के दाएं तीसरा ये आएगा कि नहीं आएगा? पहला दूसरा और तीसरा। आ गया ना सी, इस प्रकार से। अब देखो आगे क्या कह रहा है, एफ ई के दाएं दूसरा है, जो बी का निकट पड़ोसी नहीं है, मतलब जो ई के लिए आया है, ई इन दोनों जगहों पर नहीं आएगा, ठीक है ना। अब देखो ई के लिए कौन सी जगह बची? 1 2 3 3 जगह बची। अब देखो इन पर हम कैसे बैठाएंगे। अब यहाँ पर कहा गया है एफ ई के दाएं दूसरा है। अब देखो यदि मैं ई को यहाँ बैठाऊं तो देखो एफ यहाँ पर आएगा क्या? नहीं आएगा। यदि मैं ई को यहाँ बैठाऊं तो पहला और दूसरा नहीं आएगा। तो ई को मैं यहाँ बैठा के देखता हूँ। अब देखो ई के दाएं दूसरा कौन है? एफ। तो पहला और दूसरा, यहाँ पर कौन आएगा दोस्तों? एफ आएगा, ठीक है। मतलब ई और एफ की कंडीशन हमारे सामने निकल गई, किस प्रकार से बैठेंगे। अब देखो आगे डी एच के दाएं दूसरा है, जो किसके लिए आया? एच के लिए। जो जी के बाएं दूसरे स्थान पर है। अरे जी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? एच है। अब देखना बायां इस प्रकार से होगा ना, मतलब अगर मैं ऐसे चलूं तो बाएं चलूंगा ना, तो एच को कहा है जो जी के बाएं। अब पहले जी को बैठाओ। अब जी के बाएं पहला और दूसरा कौन है? एच है। और एच के जो डी है ना, वो एच के बाएं दूसरा है। एच का बायां इस प्रकार से होगा, यहाँ कौन आएगा? डी। तो आपकी बैठक व्यवस्था तो दोस्तों ये हो गई, ये व्यक्ति इस प्रकार से बैठे। अब जैसे जैसे प्रश्न में पूछा जाए ऐसे ऐसे अपन इनके आंसर दे देंगे। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है, बताइए ए के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? ए के बाएं दूसरे स्थान पर पहला और दूसरा। ए के बाएं दूसरे पर कौन है? जी है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर
ए आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, बी के एकदम बाएं कोने, अरे बी के एकदम बाएं कोने डी है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है पहला व्यक्ति दूसरे व तीसरे के बीच बैठा हुआ है। जो पहला व्यक्ति है ना, इन दोनों के बीच में होना चाहिए, पहले और दूसरे के में। ऑप्शन नंबर ए देखो, एच सी और जी के बीच में है क्या, एच सी और जी के बीच में नहीं है। दूसरा देखो, जी ए और एफ के बीच में है क्या, ये भी गलत है। तीसरा देखो, डी बी और एफ के बीच में है क्या, डी बी और एफ के बीच में है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, ये बैठक व्यवस्था वाला समझ में आ गया ना, इससे 30 से 32 तक के आंसर निकलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है 0, 6, 24। ऐसे देखो इसमें पहले क्या पैटर्न किया, 0, 6, 24, 60, 120, 210, आगे पूछा क्या है। अब देखो 1 का क्यू माइनस 1 है, ये 2 का क्यू माइनस 2 है, ये 3 का क्यू माइनस 3 है। इस प्रकार से पैटर्न चल रहा है। 1 का क्यू 1 माइनस 1 0, 2 का क्यू 8, 8 माइनस 2 6, 3 का क्यू 27 माइनस 3 24, ऐसे 5 का क्यू होता है, अरे 4 का क्यू आएगा पहले, 4 का क्यू कितना होता है 64 माइनस 4 60, 5 का क्यू 125 माइनस 5 120, ऐसे 6 का क्यू माइनस 6, 6 का क्यू होता है 216 में से 6 घटाओ कितना निकलेगा 210। तो यहाँ पर क्या आएगा 7 का क्यू माइनस 7, अब 7 का क्यू 343 में से 7 घटाओ तो 336 आएगा। तो यहाँ पर 336 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 33 में ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में ध्यान रख लेना, अरे इसमें कर रखा है जेड का सी से, जेड सी बी ए बाई एफ ई डी एक्स आई एच जी, और पूछा है अगला क्या होगा। अब देखो इसमें यहाँ से जेड से 1 कम किया है, यहाँ पर -1 तो यहाँ पर भी -1, मतलब यहाँ कौन आएगा डब्ल्यू आएगा, ठीक है, -1 किया है। इसके बाद आगे देखो 3 है, यहाँ पर देखो 3 के बाद 6 आया मतलब +3, 6 के बाद 9 आया मतलब +3, और 9 के बाद +3 पर क्या आएगा 12 आएगा, 12 पर एल आता है, ठीक है। इसके बाद देखो 2 से 3 क्या है प्लस के 5, 5 और 3 8, तो यहाँ पर भी प्लस के 3 करना होगा, 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11, 11 पर क्या आएगा। यहाँ पर देखो 1 और 3 4, यहाँ पर भी 3 और 4 7, तो 7 और 3 कितने आएंगे 10 आएंगे, तो यहाँ पर जे आएगा, क्या आएगा जे। तो डब्ल्यू एल के जे, यहाँ पर क्या आएगा डब्ल्यू एल के जे। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे ना पहले वाले शब्द में तो -1 किया है, बाकी तीनों में +3 कर रखा है, आगे ना समझ में, ये आगे ना सब। इसके बाद बात करें हम क्वेश्चन नंबर 35 की, ठीक है, ये आगे ना सब कुछ समझ में। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इनकी एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना के जिस क्वेश्चन की आप कहोगे एक वीडियो और बना लेंगे। 1-2 जितने भी आपके कुछ इसमें अगर कोई चीज़ों में दिक्कत हो तो उनकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है ना। इसके बाद देखो इसमें कहा गया क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है एक पुरुष को अपने पति से परिचय कराते हुए एक स्त्री कहती है, अरे पति से परिचय करा रही है किसका, पुरुष का, तो ये तो कौन है स्त्री, परिचय किसका करा रही है एक पुरुष का, ठीक है, अपने पति का। यहाँ पर पति का कोई रोल नहीं, पति से तो वो केवल कह रही है, पति से क्या कह रही है कि उसके भाई, मतलब इस पुरुष का कोई भाई है, ठीक है, उसके भाई, ये मैं भाई मान लेता हूँ, उसके भाई के पिता, इसका भाई का पिता मतलब इन दोनों का ही तो पिता होगा, ये इन दोनों के पिता है, ठीक है, उसके भाई के पिता मेरे दादा के, अरे इस स्त्री का कोई दादा है, दादा के इकलौते पुत्र हैं, इसके इकलौते पुत्र कौन है, ये पिता है इनके। अब देखो दादा का इकलौता पुत्र मतलब ये इसका भी पिता होगा, आए ना समझ में। तो ये तीनों किस प्रकार से संबंधित है, ये स्त्री इनकी बहन है, स्त्री इनकी क्या है बहन है। अब इसमें क्या कहा है तो बताइए, पुरुष के, ये वाला पुरुष है ना, इस पुरुष के पुत्र से महिला। अब देखो किससे पूछा है, इस पुरुष के पुत्र से, तो ये वाला एरो पुत्र से लगा देना, मतलब पुरुष इस पुत्र है ना इसका, ये पुत्र इस स्त्री को क्या कहेगा। अब ये दोनों भाई बहन निकले ना, अरे भाई बहन निकले तो मुझे बताओ भाई का पुत्र बहन को क्या बुलाता है, बुआ बुलाता है ना। तो यहाँ पर ये जो पुत्र है इस पुरुष का, ये इस लेडीज को क्या बुलाएगा, बुआ बुलाएगा, क्या बुलाएगा
भुआ बुलाएगा। अरे हम अपने, जैसे ये मान लो हम अपने पिता की बहन को क्या बुलाते हैं, बुआ जी तो बुलाते हैं, तो यहाँ पर भी ये ऑप्शन नंबर सी सही है। 35 में ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की। ये वाला आपके लिए नया क्वेश्चन है, ये पढ़ा होगा आपने, पता नहीं। देखो इसमें कहा गया है किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, तो ध्यान में रख लेना शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं। तो एक छोटी सी चीज है, वैसे तो इसको डिस्क्राइब में मैंने बता रखा है, आप देखना चाहो तो कैलेंडर वाली इसमें देख लेना, वीडियो पड़ी हुई है उसमें कैलेंडर वाले में डिस्क्राइब से बता रखा है, लेकिन फिर भी अपन ध्यान में रखें। तो ध्यान में रख लेना, अगर जैसे शताब्दी 100 की है, शताब्दी या तो 100 की होगी या 200 की होगी या 300 की होगी या 400 की होगी। शताब्दी इस प्रकार से होती है, जैसे आपके मन में आए 700 की है मान लो शताब्दी, तो देखो दोस्तों यहाँ पर 400 का भाग देना है। शताब्दी का पता लगाने के लिए लीप पे 400 का भाग दे के चलते, तो यहाँ पर कितना शेष बचा, 300 ही बचा, तो ये शताब्दी 300 की मानी जाएगी। अब ठीक है, यहाँ देखो अगर 100 की है शताब्दी, तो इसमें ऑड डे शेष दिन 5 बचते हैं। शेष दिन कितने बचते हैं, 5। 200 की में 3 बचते हैं और 300 की में 1 बचता है, 5 3 1। और अगर 400 की शताब्दी है तो यहाँ पर ऑड डे कोई नहीं बचता। आए ना समझ में। इसके बाद ध्यान में रख लेना, 0 को अपन रविवार बोलते हैं। अरे खाली वार कौन सा है, रविवार, तो 0 को रविवार। ऐसे ही 1 को क्या बोलेंगे, सोमवार। 2 को बोलेंगे मंगल। 3 को बोलेंगे अपन बुधवार। 4 को क्या बोलेंगे, गुरुवार। 5 को क्या बोलेंगे, शुक्रवार। और 6 को क्या बोलेंगे दोस्तों, शनिवार। अब देखो ये शताब्दी के लास्ट डेज हैं। अरे शताब्दी पूरी हो गई ना, 100वीं शताब्दी पूरी हो गई, मतलब ये क्या है, अंतिम दिन, ये क्या है, लास्ट डेज हैं। अब देखो 5 किस में दे रखा है, 5 का मतलब शुक्रवार, मतलब किसी भी शताब्दी का लास्ट डे शुक्रवार हो सकता है। 100वीं शताब्दी का लास्ट डे शुक्रवार हो सकता है। इसके बाद 3 का मतलब बुधवार है, तो 200वीं शताब्दी का लास्ट डे बुधवार हो सकता है। और 300वीं शताब्दी का लास्ट डे क्या होगा, सोमवार होगा। 1 का मतलब सोमवार और 0 का मतलब रविवार। ये तो है लास्ट डे। आए ना समझ में। अब देखो यहाँ पर एक चीज और समझा दूं, अगर आपसे फर्स्ट डे पूछा जाए, किसी भी शताब्दी का फर्स्ट डे कौन सा नहीं हो सकता, तो ध्यान रख लें ये तो लास्ट डे। और अगर मैं बात करूं फर्स्ट डे मतलब प्रथम दिन की, प्रथम दिन की बात करूं दोस्तों, देखो ये 100वीं शताब्दी खत्म हुई है शुक्रवार को। अरे 100वीं शताब्दी खत्म हुई है, तो इससे एक दिन आगे 200वीं शताब्दी प्रारंभ हो जाएगी, मतलब 100 खत्म हो गया, इसके बाद 101 आएगा ना, 101 200वीं शताब्दी में आ जाएगा, मतलब 1 से लेकर 100 तक तो 100वीं शताब्दी, 101 से 200 तक 200वीं शताब्दी, इस प्रकार से चलती है। अब मुझे बताओ, अरे 100वीं शताब्दी कब खत्म हुई, शुक्रवार को खत्म हुई, तो मुझे बताओ इससे अगला दिन कौन सा होगा, शनिवार, जो 200वीं शताब्दी का प्रथम दिन है, तो इससे अगला दिन कौन सा होगा, शनिवार होगा। ये 200वीं का प्रथम दिन है। ऐसे ही यहाँ पर 200वीं का लास्ट दिन कौन सा है, बुधवार, तो 300वीं का प्रारंभिक दिन बुधवार से अगला दिन कौन सा निकलेगा दोस्तों, गुरुवार। ऐसे ही 300वीं का लास्ट दिन क्या है, सोमवार है, तो सोमवार से अगला दिन मतलब मंगलवार किसका, 400वीं शताब्दी का प्रारंभिक दिन होगा। अब देखो 400वीं शताब्दी पूरी होगी, इसके बाद 500 आएगा। अरे 500 आएगा, अब हमने 500 को क्या लिखा है, पहले 100 निकाल के चले थे ना, मतलब 100वीं शताब्दी आ जाएगी। अब मुझे बताओ यदि 400वीं शताब्दी रविवार को खत्म हो रही है, तो इससे अगला दिन कौन सा होगा, सोमवार होगा, जो 100वीं शताब्दी का प्रारंभिक दिन होगा। अब ध्यान में रख लेना, किसी भी शताब्दी के लास्ट दिन तो केवल यही दिन हो सकते हैं, और किसी भी शताब्दी के प्रारंभिक दिन केवल यही दिन हो सकते हैं। आया ना समझ में। शताब्दी का कहा है मैंने, वर्ष का यहाँ नहीं कहा है, शताब्दी का, ठीक है। अब देखो इसमें पूछा है हमसे अंतिम दिन के बारे में, तो अंतिम दिन शुक्रवार हो सकता है, रविवार हो सकता है, मंगलवार नहीं हो सकता। इसमें लास्ट में आ रहा है क्या, मंगलवार नहीं आ रहा, बुधवार भी आ रहा है, तो इसमें कौन सा नहीं हो सकता, मंगलवार। तो क्वेश्चन नंबर 36 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, क्वेश्चन नंबर 36 में सी आएगा, कौन सा है, मंगलवार, ठीक है, मंगलवार नहीं हो सकता। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की, ये दोनों ही अच्छे क्वेश्चन थे, आगे ना समझ में। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की, इनसे जुड़ी हुई वीडियो है ना, इस पर वीडियो खूब सारी पड़ी हुई है, आपके लिए उपयुक्त वीडियो है। अगर उनको देखना चाहो तो आप यहाँ से उनको भी देख सकते हो, ठीक है ना। और आगामी वीडियो निरंतर रूप से आपके हर एक टॉपिक की आती रहती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है सभी पेन क्या है, रंग है। अरे सभी पेन को क्या बोल रहा है, ये रंग बोल रहा है, मतलब पेन रंग के अंदर आएंगे, ठीक है। कोई कुची पेन नहीं है, कोई कुची रंग नहीं है,
मतलब रंग वाले पोर्शन से बाहर कौन है, कूची है, इस प्रकार से बाहर रहेगी। ये तो कथन है। अब निष्कर्ष देखो, कम से कम कुछ कूचियां रंग है। अरे मनाही कर दिया तो होंगी क्या, नहीं होंगी। तो पहला निष्कर्ष तो गलत है। इसके बाद अरे जब एक भी नहीं है तो कम से कम का क्या मतलब है। इसके बाद दूसरा पढ़ना, कोई कूची रंग नहीं है। इसमें क्या कहा है, कोई कूची रंग नहीं है। देखना इस वाली कंडीशन में कोई कूची रंग है क्या, नहीं है ना, तो यहाँ पर दूसरा अपन का सही रहेगा, कोई कूची रंग नहीं। इसमें साफ साफ कहा गया है। जो अपन का रिवाइंड करो, देखो कहा है ना कोई कूची पेन नहीं है। अरे इसमें कहा है ना कोई कूची पेन नहीं है। थोड़ा सा सिस्टम से इसमें देखना, कोई कूची पेन नहीं है। या तो ये डायग्राम बन सकता है किसके लिए, कूची के लिए, या ऐसा भी तो हो सकता है पेन के लिए मना किया है, रंग के लिए मना थोड़ी किया है। अरे ऐसा भी तो हो सकता है। अब देखो इसका पहला तो गलत ही है, कम से कम कुछ कूचियां रंग हैं। देखो इस वाली कंडीशन में तो नहीं है लेकिन यहाँ पर है। अरे इस वाली कंडीशन में तो रंग नहीं है लेकिन यहाँ पर है। जब अपन के पास, ध्यान में रख लेना, पूर्ण रूप से पता नहीं हो कि होंगी या नहीं होंगी, तो उस वाली कंडीशन में उस निष्कर्ष को गलत मान के चलना। जैसे देखो ये पहली कंडीशन में तो यहाँ पर नहीं है लेकिन दूसरी कंडीशन में है, तो अपन को कुल मिलाकर पहले को गलत मान रहा है। जब अपन को पूर्ण रूप से पता नहीं हो कि ये होंगी, ऐसी सिचुएशन हो ना हो या नहीं हो, तो उसमें अपन को गलत ही मानना है। इसके बाद दूसरे निष्कर्ष में देखो, दूसरा निष्कर्ष कहा गया है कोई कूची रंग नहीं है। देखो इसमें तो कोई कूची रंग नहीं, लेकिन देखो इस वाले में यहाँ पर कुछ है ना, तो देखो पहले में तो नहीं है लेकिन दूसरे में है, तो यहाँ पर भी दूसरा क्या होगा, गलत होगा। जब हमें पूर्णता पता नहीं हो या पूर्णता स्थिति नहीं निकल रही हो, तो उस निष्कर्ष को गलत मानकर चलना है। तो यहाँ पर दोनों ही निष्कर्ष क्या है, गलत है। तो न तो एक सही है न ही दूसरा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है 37वें में। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है कौन सा वैनारिक अक्रिय गैस क्लोरीन और हीलियम। अब देखना, अरे अक्रिय गैस केवल 6 हैं, अक्रिय गैस केवल 6 है। He से हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, रेडोन और जीनोन, ये अक्रिय गैस है केवल। ठीक है, तो मुझे बताओ हीलियम अक्रिय गैस में है क्या, हीलियम है। इसके बाद क्लोरीन है क्या, इसमें क्लोरीन नहीं। अरे क्लोरीन गैस तो है लेकिन ये अधातु है, ये हेलोजन वर्ग का है। ये किसका है, हेलोजन वर्ग का, मतलब ये किसी न किसी से क्रिया कर सकता है। जैसे तुमने पढ़ा होगा NaCl पढ़ा है ना, तो मतलब इसने सोडियम से क्रिया करी। लेकिन ये आपको जो देखने को मिलेंगे ना, ये 6 ये स्वतंत्र रूप से देखने को मिलती है, ये कहीं क्रिया नहीं करती, मतलब ये अक्रिय गैस है। अब देखना आपसे कहा गया है अक्रिय गैसों वाला, तो ये बड़ा डायग्राम बन गया। ठीक है, इसके बाद हीलियम, इसके बाद क्लोरीन। अरे अक्रिय गैसों में क्लोरीन आएगा क्या, क्लोरीन तो बाहर रहेगा, और हीलियम अक्रिय गैसों में आएगा। देखो हीलियम है ना अक्रिय गैसों में, तो ये तो कर रहा है अक्रिय को, ये है हीलियम वाला, और ये कौन है, क्लोरीन, मतलब क्लोरीन इनसे बाहर रहेगा। तो ये आपके जिस ऑप्शन में दे रखा हो उस ऑप्शन में ये वाला करेक्ट है। मुझे पता नहीं कौन से ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन ये वाला डायग्राम यहाँ पर करेक्ट आएगा। ठीक है, मतलब हीलियम तो अक्रिय गैस के अंदर आएगा और क्लोरीन बाहर आएगा, इनसे दूर रहेगा या इनसे अलग रहेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें हम, एक एक क्वेश्चन मैंने अच्छा डाला। अगर मैं वो कह रहा हूँ ना, तुम इनका सॉल्यूशन भी देख लोगे ना, तो कुछ ना कुछ नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी निश्चित रूप से। अब देखना क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है 4 वर्ष पूर्व कमल व विमल की आयु का अनुपात 3:4 है तथा 6 वर्ष बाद अनुपात इतना है, तो बताइए कमल की वर्तमान आयु क्या है। अब देखो यदि मैं वर्तमान आयु मानता हूं, ये तो मैंने वर्तमान मान ली, ये तो कमल है और ये कौन है, विमल है। ठीक है, अब देखो यदि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात, ये इससे 4 वर्ष पूर्व है ना, यहां पर बात करें 4 वर्ष पूर्व अनुपात कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है। 3 अनुपात क्या दे रखा है, कमल का 3 और इसका 4, 3:4 दे रखा है। अब चाहो तो इन दोनों में x लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अनुपात दे रखा है। ठीक है, और कहा गया है हमको तथा 6 वर्ष बाद। अब देखो 4 वर्ष बाद और इस वर्तमान से 6 वर्ष बाद, मतलब इसको क्या करेंगे हम, 6 वर्ष बाद अनुपात कितना है, 14:17 है, ये ना। तो बताइए कमल की वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखो मुझे बताओ यहां से यहां तक में कितने एज का डिफरेंस आ गया, अरे 10 वर्ष का है ना, 10 वर्ष का है, तो मुझे प्रारंभिक अनुपात बताओ कितना है,
3x बटे, अरे कमल का और विमल का अनुपात यही है ना, 3x और 4x। अब देखना यदि मैं इन दोनों में 10 जोड़ दूं, यदि इन दोनों में 10 जोड़ दूं तो ये अनुपात 14:17 के बराबर होगा कि नहीं होगा? 14:17 के बराबर हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ से तुम आराम से कैलकुलेशन कर लो। 17 3 51x प्लस 170 बराबर 14 चौका 56x प्लस 140। ये जो 140 प्लस का इधर ले आओ और 51 को उधर ले आओ, तो x तो बचा 5x और ये कितना बचा? 30 बचा। 170 में से 40 गया तो 30 बचा। तो x की वैल्यू कितनी निकली यहाँ पर? 6 निकली। x की वैल्यू कितनी निकली यहाँ पर? 6। तो 4 वर्ष पूर्व x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 है ना। तो 6 की जगह पर रख दो, कितना हो जाएगा? या अपन इसको बात करें 4 वर्ष बाद अनुपात क्या निकलेगा? अरे 3x प्लस 4 और इनकी आयु 4x प्लस 4, ये होगी ना 4 वर्ष बाद। अब 4 वर्ष बाद में निकालना है, किसकी पूछी है? कमल की। कमल की पूछी है ना, तो 4 वर्ष बाद कमल की मतलब वर्तमान आयु। अरे 4 वर्ष बाद वर्तमान ही तो है, तो यहाँ पर वर्तमान ही तो पूछी है। तो वर्तमान कमल की क्या है? 3x प्लस 4 है। x की वैल्यू कितना है? 6 है। 3 गुना 6 18 हो जाता है। 18 प्लस 4 मतलब 22 वर्ष निकला। ठीक है, इनकी आयु 22 वर्ष निकली। अब देखो क्रॉस चेक भी कर सकते हो। 22 वर्ष निकली, x का मान 6 रखो यहाँ पर, 18 यहाँ रखो 24। अब देखो इनका अनुपात 3:4 निकल रहा है ना, निकल रहा है। अभी इसके 10 वर्ष बाद जाओ तो 18 से 10 वर्ष 28 और 24 से 10 वर्ष 34। अब काट के देखो यहाँ पर 14:17 निकल रहा है, मतलब इसकी वर्तमान आयु क्या होगी कमल की? 22 साल। अब तुमसे जो पूछा है उसके आप यहाँ पर आंसर आराम से निकाल सकते हो। अच्छा क्वेश्चन था, आ गया ना समझ में? ये आपसे पूछ लेगा, इसमें ये ध्यान में रख लेना, ये रीजनिंग ही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, केवल थोड़ी सी कैलकुलेशन अपन को यहाँ पर की है। जैसे पिछले वाले पेपर में देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन तुमको ऐसे देखने को मिलेंगे जो मैथमेटिक्स के से लगते हैं। अब देखना इसमें क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 40 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में देखना। इसमें कहा गया है छात्रों और छात्राओं की एक पंक्ति में, अरे छात्रों और छात्राओं की एक पंक्ति में आकाश प्रारंभ से 12वें स्थान पर है। आकाश प्रारंभ से कौन से स्थान पर है? ये मैंने ए को बैठा दिया, कौन से नंबर पर है? 12वें पर है। तथा सोनाली प्रारंभ से 19वें पर। अब देखना इसको, सोनाली को मैं बना लेता हूँ, प्रारंभ से कौन से नंबर पर है? 19वें नंबर पर है। ठीक है, प्रारंभ से 19वें नंबर पर है, 19वें स्थान पर। इसके बाद कहा गया है आकाश लड़कों में प्रारंभ से 9वां है। ये केवल मैं अगर छात्रों की पंक्ति ले लूं और ये केवल मैं छात्राओं की पंक्ति ले लूं। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है मुझे बताओ? या अपन छात्र को प्लस से रख लेंगे और छात्राओं को माइनस से रख लेंगे। ठीक है, इसमें क्या कहा है? छात्रों में प्रारंभ से, केवल अगर छात्री छात्र काउंट करें ना तो प्रारंभ से 6वें नंबर पर आता है। ये वाला जो नंबर है ना, ये छात्रों में, ये वाला एरो में छात्र का बना देता हूँ। छात्रों में प्रारंभ से कौन से नंबर पर है? 6वें पर। तो मतलब इससे पहले कितने छात्र हो जाएंगे? अरे 5 बॉयज होंगे ना। अब इस वाली पंक्ति पर जाओ, इसमें टोटल वाली पंक्ति में इसका स्थान कौन सा है? 12वां है। अब देखो मतलब इससे पहले 11 बच्चे होंगे, तो 11 बच्चों में 5 तो कौन है? बॉयज, मतलब लड़के हैं। अरे 5 तो कौन है? बॉयज। और इनके बीच में 6 क्या होंगी? गर्ल्स। टोटल कितने लड़के आएंगे? अरे 12वां नंबर, इसका तो टोटल 11 आएंगे ना, इसका तो काम तमाम हो गया। ठीक है, और इसमें कहा है अंत से, इसकी आकाश की अंत से 23वीं पोजीशन है। ठीक है, प्रारंभ से तो 6वां हो गया, अरे प्रारंभ से तो 6वां हो गया, अंत से कौन सा है? 23वां। ठीक है, ये तो छात्रों की पंक्ति हो गई। इसके बाद एक और बना ले चलो हम, छात्राओं की। अब बताओ, छात्राओं में जो दे रखी है ना ये सोनम, ये सोनाली, छात्राओं की पंक्ति में सोनाली प्रारंभ से 9वें स्थान पर है। छात्राओं में प्रारंभ से कौन से पर है? ये छात्राओं में प्रारंभ से कौन से पर है? 9वें पर। मतलब इससे पहले कितनी छात्राएं हैं? अरे इससे पहले कितनी छात्राएं होंगी? 8 छात्राएं होंगी। ठीक है, 8 छात्राएं होंगी। और इसके बाद कहा गया है तथा अंत से 23वें नंबर पर है। अंत से कौन से पर है? ये 23वें नंबर पर है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सोनाली की। अब देखो इनको अगर मैं एक ही पंक्ति में मर्ज करता हूं तो मुझे बताओ, आकाश यहाँ है तो आकाश से पहले कितने बॉयज हैं? 5 तो बॉयज हैं और 6 क्या हैं? गर्ल्स हैं। अब मुझे बताओ सोनाली से पहले कितनी छात्राएं हैं? 8 छात्राएं। आकाश से पहले 6 आ गई, तो इनके बीच में कितनी छात्राएं और बची? 2 क्या बची? गर्ल्स बची। ठीक है, जबकि देखो अगर इसका नंबर 12वां है और इसका नंबर 19वां है तो इनके बीच में कितने होने चाहिए? इनके बीच में 6 छात्र होने चाहिए। जैसे देखो
अगर किसी का ये 12वां नंबर है और ये किसी का 19वां है, तो मैंने बताया था अंतर -1 करते हैं, तो अंतर 7 - 1, अगर नहीं निकालें तो 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां। अब देखो इनके बीच में कितने बच्चे निकले, 1 2 3 4 5 और 6, इनके बीच में कितने बच्चे होंगे, 6 होंगे, जिसमें से 2 तो लड़की हैं। तो बताओ लड़के कितने होंगे, 4 बॉयज होंगे ना। अब तुम्हारे सामने पूरा चित्र एकदम ही क्लियर है, इसमें आपसे जो प्रश्न पूछा जाए उसका आप आंसर दे सकते हो। जैसे देखो, यदि हमसे पूछा जाए पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, तो छात्रों का तो इस वाली पंक्ति से निकालेंगे। अरे इसका ऊपर से नंबर 6वां है, नीचे से 23वां है, तो केवल छात्र निकालने हैं, तो 23 और 6 29 - 1 छात्र कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। 23 और 29 - 1 28 हो जाएंगे। और छात्राएं कितनी हैं, टोटल छात्राएं कितनी हैं, इससे निकालो। 23 है और छात्राओं में प्रारंभ से 9 और 23, 9 और 23 कितने होंगे, 32, 32 में से 1 घटाओ तो छात्राएं कितनी हैं, 31 है। तो टोटल अगर आपसे पूछे टोटल कितने विद्यार्थी हैं दोस्तों, टोटल कितने हो जाएंगे, 59, 59 विद्यार्थी। ठीक है, जबकि इसमें ये आपसे पूछा नहीं है। हमसे जो प्रश्न किया है उसको देखना। आकाश व सोनाली के बीच कितने लड़के हैं, आकाश व सोनाली के बीच लड़के कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 में क्या रहेगा, बी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या पूछा है, ये नीतू की जगह सोनाली करवा दिया ना मैंने, सोनाली से पहले कितने छात्र हैं। अब मुझे बताओ सोनाली से पहले छात्र कितने, देखो 5 तो ये, एक आकाश 6वां, अरे 4 तो ये, और ये आकाश 5वां और 5 पहले। तो टोटल कितने छात्र हैं इससे पहले, 5 क्या 10 क्या है बॉयज, मतलब 10 लड़के हैं। तो ऑप्शन नंबर पूछा है ना सोनाली से पहले कितने छात्र हैं, तो देखो आकाश और सोनाली के बीच में आगे 4, एक आकाश भी तो लड़का है, तो 5 और आकाश से पहले लड़के कितने हैं, 5। तो मतलब सोनाली से पहले कितने हो गए, 10 छात्र हो गए। ये समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, जबकि एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद बात करें हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 की। ध्यान में रख लेना, अगर ये वाला क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया हो तो एक बार रिकॉल करके रिवाइंड करके इस वीडियो को देख लेना। फिर भी समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता देना। मतलब 40वें में बी है और 41वें में सी है। आया ना समझ में। इसके बाद बात करें दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 42 की। क्वेश्चन नंबर 42 में इस प्रकार से डायग्राम दिया। अब जैसे जैसे सिंबल्स को चेक करवाना उसमें कर देना। 18 भाग का मतलब क्या दे रखा है, गुना दे रखा है, 18 गुना 6। इसके बाद माइनस का मतलब क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, प्लस 27। क्वेश्चन नंबर प्लस 27। इसके बाद इंटू का मतलब क्या दे रखा है, माइनस क्या है, 12 पूछा है, ये क्या आएगा। अब पहले गुना को सोल्व, इसमें भाग वाला सिंबल तो कहीं आया नहीं, देखो। इसके बाद ये लग रहा है प्लस को क्या कहा है, भाग का है, भाग 3, और फिर लग रहा है 3 और इसके 12 के बीच में इंटू का मतलब क्या है, 12। इंटू का मतलब क्या है, माइनस है ना। ठीक है, ये आया हमारे पास। अब देखो इनको सॉल्व किया, पहले भाग को कर लो तो 9 आया। यहाँ पर 18 छिक्की कितने हो गए, अरे 18 छिक्की 108 हो गए ना। 108 प्लस 9 माइनस 12, तो ये कितने हो गए, 117। 117 में से 12 घटाओ, 105 आएगा। 105 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। तो 43 में आपके पास इस प्रकार की एक आकृति दे रखी है। ठीक है, इस प्रकार की एक आकृति दे रखी है, ये भी यहाँ पर बना रखा है, और इसमें दे रखा है OKLMU और यहाँ पर T। अब देखो आपने ये पढ़ा होगा, पासे का क्वेश्चन है या घन में ले लेते हैं अपन। यहाँ पर ध्यान में रख लेना, एक बंद, इसको अपन जब बंद आकृति में कन्वर्ट करेंगे, ये आकृति को खोल दिया, देखो फलक कितनी है, 1 2 3 4 5 6 फलक किसमें होती है, तो पासे में या घन में या घनाभ में भी होती है, लेकिन अपन यहाँ पर बात करें पासे के हिसाब से। तो देखो 6 फलक है, मतलब ये एक पासे की खुली आकृति है। अगर हम इसको बंद आकृति में कन्वर्ट करें तो ध्यान में रख लेना, 1 के विपरीत तो होता है 3, और 2 के विपरीत क्या होता है, 4, और जो बाकी के बचे वो आपस में विपरीत होते हैं। तो ये वाला नंबर 1 है, तो 1 के विपरीत क्या आएगा, 3 आएगा, और 2 के विपरीत क्या आएगा, 4। मतलब अगर मैं लिखूं तो O के विपरीत तो क्या आएगा, L, और K के विपरीत सतह पर क्या आएगा, M आएगा। ठीक है, और बाकी जो बच गए मतलब T के विपरीत क्या आएगा दोस्तों, U आएगा। ये इस प्रकार से स्थितियां बनेंगी। ठीक है, और ध्यान में रख लेना, कभी भी जो अपन को सतह दिखाई जाती है ना, या कभी भी जो पासा हमें दिखाया जाता है उसकी 3 सतह दिखाई जाएंगी। क्योंकि जैसे अपन का पेपर है या अपन का बोर्ड है, इनमें ये चीजें 2D हैं। क्या है, 2D मतलब 2 बिमी है, और जो पासे वाली आकृति होती है त्रिविमी, मतलब 3 बिमा होती है उसकी।
लेकिन देखना इस वाली आकृति में केवल 2 विमाएं दर्शाएंगे। अब जो हमें पासे की स्थिति दर्शा रखी है ना, उसमें कभी भी विपरीत सतहों वाले अंक नहीं दर्शाए जाएंगे। जैसे अगर एक पासा दे रखा है तो उसमें ये दोनों साथ साथ नहीं दर्शाए जाएंगे, ये दोनों साथ साथ नहीं दर्शाए जाएंगे, और ये दोनों साथ साथ एक पासे वाली स्थिति में नहीं दर्शाए जाएंगे। अब देखो पहला वाला ऑप्शन O और L एक में दर्शा रखे तो पहला गलत है। इसके बाद दूसरे में देखो T और M नहीं है, ये देखना। इसके बाद दूसरा ऑप्शन देखो M और U है क्या, अरे M के विपरीत U है क्या, नहीं है। K है क्या, T है क्या, देखो T और U दर्शा रखे ना, तो दूसरा भी नहीं है। इसके बाद तीसरा देखो K के विपरीत M है क्या, तो ये दोनों दर्शा रखे तो ये भी नहीं। अब देखो चौथा देखना O के विपरीत वाला L है क्या, इसमें नहीं है। K के विपरीत वाला M है क्या, इसमें उसका M के विपरीत K है क्या, नहीं है। U के विपरीत T है क्या, नहीं है। मतलब यहाँ पर केवल एक यूनिक कंडीशन पास है कि कौन सी बननी है, ऑप्शन नंबर डी बन रहा है। मतलब इस प्रकार का तुम्हें यहाँ पर पासा देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। देखो इस प्रकार का, मतलब इस वाली सतह पर O है, इस पर M है और इस पर U है, ये वाला यहाँ पर सही होगा। मतलब पासे की ये वाली कंडीशन बन सकती है। इसके बाद बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन नंबर 44 में भी थोड़ा सा समझने वाली चीज है। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया है सभी लेवल पैकेट हैं। अरे सभी लेवल क्या हैं, पैकेट हैं, ठीक है। इसके बाद कहा गया है सभी मोबाइल केबल हैं। सभी मोबाइल क्या हैं, केबल हैं। और आगे पढ़ो कुछ मोबाइल पैकेट हैं, तो ये इस प्रकार से बनेगा। कुछ मोबाइल को क्या कर रखा है, पैकेट कर रखा है, और सभी मोबाइल क्या हैं, केबल हैं। ये आपका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा कथन वाला। अब देखो इसमें देखना निष्कर्ष एक क्या कहा है, कुछ लेवल मोबाइल हैं क्या, अरे कुछ लेवल मोबाइल हैं क्या, नहीं है, तो पहला वाला गलत हो गया। इसके बाद देखो निष्कर्ष नंबर 2, कुछ केबल लेवल हैं क्या, कुछ केबल लेवल हैं क्या, कुछ केबल लेवल हैं क्या, नहीं है, तो दूसरा भी गलत। तो यहाँ पर दोनों ही क्या हैं, गलत हैं, तो दोनों गलत, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 44 में कौन सा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आ गया ना समझ। अब देखो आपने तो कोडिंग के हिसाब से पता नहीं कैसे पढ़ा होगा, इसको कैसे करते हैं। अब देखो ना ये अच्छा क्वेश्चन है, कोई भी दिन निकालना हो या आगे पीछे दिन निकालते हैं तो कैसे निकाल लें। अरे 12 अगस्त 2003 को क्या बार दे रखा है, गुरुवार दे रखा है, और हमसे पूछा है 22 मई को क्या होगा। 22 मई 2023 को कौन सा बार हो। अगर एक ही वर्ष होती, मतलब जैसे देखना 12